नमस्कार दोस्तों, 30 अक्टूबर 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। वैसे आज सैटरडे है, 4 ही आर्टिकल्स एडिटोरियल में छपे हैं और पहला आर्टिकल बिल्कुल ही मोदी जी के फेवर में है। सीमा चिश्ती जी ने इस आर्टिकल को लिखा है, डेमोक्रेसी की बात हो रही है। अब जब डेमोक्रेसी की बात हो रही है और बीजेपी की बात हो रही है तो आप समझ ही सकते हो कि कितनी तारीफ होगी यहाँ पे बीजेपी की। एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ नहीं है, बीजेपी के बहुत बड़े फैन है तो आर्टिकल पढ़ लो। तो पहला आर्टिकल किसी काम का नहीं, डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सेकंड आर्टिकल, द एवर ग्रैंड साइज्ड क्वेश्चन ओवर चाइनीज पॉलिटिक्स। देखिए, चाइना के पॉलिटिक्स में कुछ चेंजेस देखे जा रहे हैं और वो चेंजेस कुछ इस प्रकार से देखे जा रहे हैं कि बिजनेसमैन की तरफ और दौलत की तरफ जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का परसेप्शन है ना, वो परसेप्शन बदल रहा है। चाहे आप जैक मा की बात कर लो, जैक मा जो कि बहुत सारी सोशल डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते थे, ओवरऑल चाइनीज सरकार को क्रिटिसाइज करते थे, उनको बिल्कुल औकात में ले आई चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और शी जिनपिंग। जिस प्रकार के भी प्रोग्राम चलाए हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने कंस्ट्रक्शन और सोशल सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए, उन प्रोग्राम्स को पहले जिस लेवल का सपोर्ट मिलता था अब उस लेवल का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और ये एवरग्रैंड कंपनी में जो क्राइसिस आई है इससे पता चलता है। एवरग्रैंड चाइना की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी है और इसके पास इस समय पे 300 से ज्यादा बिलियन डॉलर का उधार है। तो अब तक ये कंपनी इसलिए सरवाइव कर रही थी क्योंकि इसके पीछे, इसके सर के ऊपर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का हाथ था। बट अब ये हाथ यहां से जा रहा है। क्यों जा रहा है, किस प्रकार के गवर्नेंस चेंजेस आ रहे हैं और वो कितने सस्टेनेबल हैं चाइना के अंदर, उसके बारे में आर्टिकल बात करता है। इस आर्टिकल को देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है सिली पॉइंट। तो भाई, पाकिस्तान और इंडिया का T20 मैच हुआ, पाकिस्तान जीत गया, इंडिया अनफॉर्चुनेटली हार गया। तो वो मौका मौका वाला जो एड है वो अब नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि बहुत सारे इंडिया में लोग हैं जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के जीतने पे खुश हो रहे थे, तो पकड़ के उठा के धर के पुलिस ने बंद कर दिया जेल में। अभी उस कंटेक्स्ट में इस आर्टिकल में एक व्यू पॉइंट दिया हुआ है, इस व्यू पॉइंट को देखेंगे। और फाइनली, डिसेंट इनटू केओस। म्यांमार में जो मिलिट्री जनता है वो लगातार अत्याचार करी जा रही है। एशियान की मीटिंग होने वाली है, एनुअल समिट जिसको बोलते हैं, 26 से 28 अक्टूबर। अब एशियान का मेंबर है म्यांमार, तो हमेशा म्यांमार के रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे, पिछली बार जो मीटिंग हुई थी उसमें भी आए थे। लेकिन भाई इस बार म्यांमार के मिलिट्री जनता के हेड को एशियान की मीटिंग में नहीं बुलाया गया है। म्यांमार के अंदर अभी के लिए क्या चल रहा है इसके बारे में यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं। म्यांमार की मिलिट्री जनता किसी भी इंटरनेशनल प्रेशर के अंदर बक डाउन नहीं कर रही है। इस रिस्पेक्ट में व्यू पॉइंट दिया हुआ है, इस आर्टिकल को देखेंगे। अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं वो किसने किसने ज्वाइन किया है। तो साहिल सहोंता ने हमको ज्वाइन किया है, विपिन दुबे ने हमको ज्वाइन किया है, सपना तनवर ने हमको ज्वाइन किया है, बीर मार्क ने हमको ज्वाइन किया है, रौनक कुमार ने हमको ज्वाइन किया है, प्रसाद कुमार साहू ने हमको ज्वाइन किया है और प्रियल सिंह ने हमको ज्वाइन किया है। तो प्रियल सिंह, प्रसाद कुमार साहू, रौनक कुमार, बीर मार्क, सपना तनवर, विपिन दुबे और साहिल सहोंता, I welcome you back to my channel. Thank you so much for your consistent support, guys and girls. Welcome to the channel. इस सपोर्ट से काफी मदद मिलती है, सो वंस अगेन अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो डेफिनेटली करिए। वीडियो पे लाइक और शेयर का बटन जरूर दबा देना। आगे बढ़ने से पहले अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एक और बात, जितना ज्यादा आप कमेंट करेंगे उतना इस वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा, तो प्लीज कमेंट इफ पॉसिबल। चलिए शुरू करते हैं। चाइना का कंस्ट्रक्शन जायंट एवरग्रांड, ठीक है ना भाई, लगभग 1 महीने पहले ये न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? क्योंकि इसके पास अब पैसा खत्म हो रहा है, नई उधारी इसको मिल नहीं रही है और ऑलरेडी इसके ऊपर उधारी लायबिलिटी 310 बिलियन डॉलर की हो चुकी है। तो बहुत सारे लोग जिसने ऑलरेडी इस कंपनी को पैसा दिया है, जो इसको कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई करते हैं और जिन्होंने इस कंपनी से घर खरीदा है। चाइना में बहुत सारी रेजिडेंशियल सोसाइटीज बनाई हैं और कॉमर्शियल बिल्डिंग्स बनाई हैं एवरग्रांड ने। तो उन बिल्डिंग्स को खरीदने वाले लोग, पैसा लगाने वाले लोग, ये सब यहाँ पे ओवरऑल नाराज है एवरग्रांड से, क्योंकि एवरग्रांड के पास अब पेमेंट के लिए पैसा देखिए बचा नहीं है। और ये सब शुरू कब हुआ? ये शुरू हुआ जनवरी 2021 में, जब चाइनीज रेगुलेटर्स ने अपने रेगुलेशन में कुछ चेंजेस किए और ये रेगुलेशन एक एंटी मोनोपोली पुश को लाने की कोशिश कर रहा है और कैपिटल को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डिसऑर्डरली एक्सपेंशन ऑफ कैपिटल को रोक रहे हैं। आप समझिए, एंटी मोनोपोली पुश का क्या मतलब हो गया? कोई एक कंपनी जरूरत से ज्यादा ताकतवर ना हो। देखिए, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि अगर फाइनेंस के फील्ड में कोई एक ऐसा पर्टिकुलर पर्सन है जो जरूरत से ज्यादा अमीर हो जाएगा, तो वो बहुत जरूरत से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं जैक मा की बात करूं,
जैक मा काफी अमीर थे, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन बन गए थे, रिचेस्ट ही थे एक तरह के, आप कह सकते हो चाइना में एक समय पे। बहुत हद तक वो सोशली बहुत सारे इवेंट्स में एंगेज होने लगे। ओवरऑल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जो पॉलिसीज थी उनको अपोज करने लगे, ठीक है, कुछ रिफॉर्म्स को सजेस्ट करने लगे। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इनसे नाराज हो गई, इनको औकात में ले आई। उसके बाद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जी जिनपिंग ने सीख ली कि एक लिमिट से ज्यादा इन बिजनेस कॉर्पोरेट्स को ऊपर नहीं उठने दिया जा सकता, नहीं तो ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ही खतरा बन सकते हैं। समझ गए? तो इसी कंटेक्स्ट में यहां पे मोनोपोली को खत्म करने की कोशिश कर रहा है चाइना। मोनोपोली मतलब कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या कोई एक पर्टिकुलर कंपनी किसी सेक्टर में एक लिमिट से ज्यादा प्रेजेंट हो, ताकतवर हो, ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चाहती। और यही है एवरग्रांड के साथ। एवरग्रांड कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एक बहुत बड़ा नाम है। इनफैक्ट चाइना में कंस्ट्रक्शन का कोई काम और एवरग्रांड, इन दोनों को आप अलग नहीं कर सकते हो। तो ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म अब चाइना ले रहा है। अब कहा जा रहा है कि एक डिलेड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है ये एवरग्रांड में अब शुरू हो गया है। मतलब एवरग्रांड कंपनी को इस समय पर अगर कोई बचा सकता है तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बचा सकती है, लेकिन वो देखिए यहां पे बचा नहीं रही है। तो एक ऐसा डेवलपमेंट है जो कि आगे आने वाले समय में चाइना की सोसाइटी को कैसे अफेक्ट करेगा, इसकी बात भी यहां पे की गई है। इसको भी अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। और इसके इंटरनेशनल इफेक्ट्स हैं। चाइना की अगर बात की जाए तो 2014 से जो चाइना का हाउसिंग सेक्टर है, इसको बोला गया है बबल वेटिंग टू बी बर्स्ट। जैसे फॉर एग्जांपल 2015-16 के समय पे एक न्यूज आई थी घोस्ट सिटीज नाम की। क्या मतलब है घोस्ट सिटीज का? तो चाइना में बहुत सारे शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी गई, इमारतें बना दी गई, शहर बना दिए गए, अपार्टमेंट्स बना दिए गए, बट वहां रहने वाला कोई भी नहीं है। समझ गए? तो इनको घोस्ट सिटीज बोला गया। मतलब कंस्ट्रक्शन का तो ऐसा बूम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा बूम हुआ है कि कहो मत, मतलब कोई हिसाब नहीं, इम्प्लोड हो गया है। और इसके चलते 2014 से बोला जा रहा है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने, कॉर्पोरेट्स ने, लेंडर्स ने, इन्वेस्टर्स ने इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है हाउसिंग सेक्टर ऑफ चाइना में, जो कि ओवरऑल इट इज अ बबल टू बी बर्स्ट, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है। और अब तो जो प्रेजेंट पॉलिटिकल और सोशल आउटलुक चल रहा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, हो सकता है एवरग्रांड जैसी और बहुत सी कंपनी सामने आ जाएं जो यहां पे अनसस्टेनेबल हो जाएं। क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, जो कैपिटल इंटेंसिव तरीके से चाइना के अंदर काम करती हैं, वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और सरकार के दम पे ही काम कर पाती हैं। ओके, तो अब यहां पे चाइना में एक्चुअली क्या हो रहा है? किल द चिकन टू स्केयर द मंकी। मंकी को डराने के लिए चिकन को मारो। एक्चुअली में देखिए हो ये रहा है कि एंट फाइनेंशियल आईपीओ जो था, इसको रोक दिया चाइना ने पिछले साल। ओवरऑल एंट आईपीओ, फाइनेंशियल आईपीओ, ये आपका जैक मा का ही इवेंट था। एवरग्रांड को यहां पे रोके हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं चाइना की, जिनके अंदर मोनोपोली स्थापित करने की कैपेबिलिटी है, जो सच में अपनी कैपेबिलिटी में, फाइनेंशियल प्रोग्रेस में बहुत ज्यादा बड़ी हैं, इनको एक लिमिट से ज्यादा बड़ा होने नहीं देगा चाइना। बस ये यहां पे चाइना कर रहा है, ताकि ये इतने बड़े ना हो जाएं कि कल की डेट में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की अथॉरिटी को ही रोकने लगे। अगर आप चाइना के डेवलपमेंट की बात करो तो दो चीजें रिस्पॉन्सिबल रही हैं चाइना के डेवलपमेंट के लिए, एक एक्सपोर्ट, एक इंफ्रास्ट्रक्चर। एवरग्रांड इंफ्रास्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। लेकिन अब एक अनबैलेंस्ड और इनएडिक्वेट ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि एक्सपोर्ट से जो चाइना को बेनिफिट आता था, जो प्रॉफिट आता था, वो थोड़ा कम होता यहां पे नजर आ रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर चाइना के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन कंस्ट्रक्शन सेक्टर में पहले तो चाइना की सरकार ने और कम्युनिस्ट पार्टी ने भर भर के पैसा बांटा है आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनीज को, तभी तो एवरग्रांड जैसी कंपनीज इतनी बड़ी हो गई हैं। और अब एकदम से आप कोर्स करेक्शन कर रहे हो, एकदम से आप चीजों को सस्टेनेबल करने की कोशिश कर रहे हो। आप चाह रहे हो कि एक कंपनी जीरो से ज्यादा ताकतवर ना हो। और ऐसा आज से नहीं हो रहा है। जी जिनपिंग कोर्स करेक्शन की बात कर रहे हैं 2012 से। 2012 से जी जिनपिंग बोल रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो हमने इतना ज्यादा पैसा डाला है, उससे इकोनॉमी हीटअप हो रही है, और इस इकोनॉमिक की हीटिंग को ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अब आप समझिए, अगर यहां पे चाइनीज सरकार एवरग्रांड जैसी कंपनियों को सपोर्ट नहीं करती है और इनको बैठ जाने देती है, ओवरऑल पूरे के पूरे कंस्ट्रक्शन सेक्टर को और कॉमर्शियल तरीके से और प्रॉफिटेबल तरीके से चलाने की कोशिश करती है, तो उस कंटेक्स्ट में जो घर बिकते हैं ना, जो घरों के रेट हैं, जो मार्केट रेट हैं हाउसेस के, वो महंगे हो जाएंगे। और इससे जो चाइना की जनता है ना, वो नाराज हो जाएगी, और इससे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की लीडरशिप के ऊपर भी सवाल उठ सकते हैं।
तो हर चीज के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं। भले ही यहाँ पे एवरग्रांड को एक लिमिट से ज्यादा सपोर्ट करना मोनोपोली के प्रमोट करने जैसा हो जाएगा, तो एवरग्रांड को यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रही चाइनीज सरकार। लेकिन एवरग्रांड जैसी कंपनी अगर चाइना में बैठ जाती हैं, तो चाइना की जो ग्रोथ हुई है दो फैक्टर से हुई है, एक्सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर। एक्सपोर्ट सेक्टर वैसे ही नीचे बैठ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नीचे बैठने लगेगा अगर एवरग्रांड जैसी कंपनियों को सपोर्ट नहीं करेगी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। प्लस एवरग्रांड के साथ कुछ और भी प्रॉब्लम्स है। एवरग्रांड के बॉस की जो ऑस्टेंटिशियस और बड़ी ही हाई फाई टाइप की इनकी सोसाइटी है, और इनके जो बच्चे वगैरह हैं, मतलब कुछ ज्यादा ही हाई फाई तरीके से ये लोग रहते हैं, इनकी फैमिली, वो भी चाइना के लोगों को पसंद नहीं आता। चाइना की जो मिडिल क्लास है वो सफर कर रही है ओवरऑल, उनके पास जॉब्स नहीं है, वो अक्सर कर प्रोटेस्ट करते हैं। अमीर लोगों के खिलाफ ये प्रोटेस्ट टारगेटेड होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अगेंस्ट टारगेटेड नहीं होते हैं। तो कुल मिला के लोगों के इन प्रोटेस्ट को देख के कॉमन प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल के सिद्धांत पे अब नया नारा निकाला है जी जिनपिंग ने। जी जिनपिंग का टारगेट है कि चाइना के अंदर हम कॉमन प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल लेके आएंगे, सबके पास प्रॉस्पेरिटी होगी। और कॉमन प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल का मतलब क्या हो गया कि भाई कोई एक लिमिट से ज्यादा अमीर नहीं हो सकता। इसीलिए ये एक एंटी मोनोपोली पुश यहाँ पे चाइना की सरकार चलने की कोशिश कर रही है। लॉन्ग टर्म में ये पुश खतरनाक भी हो सकता है चाइना के लिए, ये बात यहाँ पे बताया गया है। तो अलीबाबा कंपनी से 15.5 बिलियन डॉलर निकाल के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए खत्म करना, इस प्रकार के बहुत सारे स्टेप्स अब यहाँ पे चाइना लेने लगा है। प्लस एक और प्रॉब्लम है, देखिए चाइना को जरूरत है कि एवरग्रांड जैसी कंपनीज ऑपरेट करें, क्योंकि अभी भी चाइना में बहुत सारा अर्बनाइजेशन होना बाकी है, डोमेस्टिक कंजम्पशन होना बाकी है, और चाइना की ग्रोथ में, जीडीपी ग्रोथ में चाइना का कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर एवरग्रांड जैसी कंपनीज बैठेंगी तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर 7% है चाइनीज इकोनॉमी का, और उसके साथ अगर एलाइड इंडस्ट्रियल सेक्टर को जोड़ दो तो 17% ऑफ द चाइनीज जीडीपी इस पे डिपेंड करती है, और इस पे डिपेंड करता है बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट, वेल्थ क्रिएशन और टैक्स कलेक्शन। तो अगर एवरग्रांड जैसी कंपनीज बैठेंगी तो चाइना को इसका नुकसान होगा, तो वहां की मिडिल क्लास को इसका नुकसान होगा, क्योंकि उनके पास भी पैसा नहीं रहेगा। एक और बात है, चाइना में इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने की बात होती है। जो चाइनीज मिडिल क्लास है ना, वो बहुत सारा सेविंग ओरिएंटेड है। जो भी चाइना की मिडिल क्लास पैसा कमाती है वो बहुत हद तक अपने पास बचाती है, ज्यादा वो सेव, मतलब ज्यादा मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करती है। तो अगर कल की डेट में एवरग्रांड जैसी कंपनीज बैठती हैं तो चाइना की इकोनॉमी को पुश आएगा, एक धक्का सा लगेगा, और उस धक्के के चलते जो चाइना की जनता है वो और ज्यादा अपने आप को सेविंग्स की तरफ लेके जा सकती है, और ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट से दूर भाग सकती है। प्लस दुनिया भर का 50% ग्लोबल स्टील और सीमेंट प्रोडक्शन चाइना कंज्यूम करता है। तो स्टील और सीमेंट का कंजम्पशन चाइना में बहुत ज्यादा है, तो दुनिया भर में जो भी स्टील और सीमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो चाइना में एक्सपोर्ट होता है और वहां कंज्यूम किया जाता है। अब एवरग्रांड जैसी कंपनियां बैठेंगी तो ओवरऑल ये कंजम्पशन भी कम होगा, और अगर ये कंजम्पशन कम होगा तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स टूटेंगी और पूरी दुनिया की इकोनॉमी में फर्क आएगा। ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही। प्लस ओवरऑल एवरग्रांड को सपोर्ट ना देने की एक और वजह बताई जा रही है। एक्चुअली में जो एवरग्रांड नाम की कंपनी है ना, ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जियांग जेमिन फैक्शन को सपोर्ट करती है, और ये जो जियांग जेमिन फैक्शन है, ये जो फॉर्मर प्रीमियर है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की वेन जियाओबाओ, इससे रिलेटेड है, और ये शायद जी जिनपिंग के साथ ओरिएंटेड नहीं है। जी हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंदर भी बहुत सारे फैक्शंस हैं। एक फैक्शन है जो जी जिनपिंग को सपोर्ट करता है, एक जियांग जेमिन फैक्शन है। भले इस समय पे ज्यादा डोमिनेंट ना हो, बट ओवरऑल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी बहुत से फैक्शंस हैं, और ये जी जिनपिंग प्रो फैक्शन को बिलोंग नहीं करती है एवरग्रांड कंपनी। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये भी बोलना है कि जी जिनपिंग इसलिए इस कंपनी को नीचे दबा रहे हैं क्योंकि ये दूसरे फैक्शन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को सपोर्ट करती है। तो ये बहुत से रीजंस यहाँ पे बताए गए हैं एवरग्रांड को लेके। आई होप आपको काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल गए हो। पॉइंट्स इतने जरूर याद रखिएगा कि चाइना की ग्रोथ एक्सपोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। एक्सपोर्ट्स उनके स्लो डाउन कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रॉफिट स्लो डाउन कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाना बहुत जरूरी है। अगर एवरग्रांड जैसी कंपनियां नीचे जाती हैं तो चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी बैठेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिली पॉइंट। देखिए एक सिंपल सा व्यू पॉइंट यहां पे दिया हुआ है, नेशनल क्रिकेट टीम को सपोर्ट करना क्या पैट्रियोटिज्म को डिनोट करता है? ऑब्वियस सी बात है, डिनोट करता है। अब इंडिया पाकिस्तान में अगर इंडिया का कोई बंदा सीधे सीधे पाकिस्तान को डाई हार्ड तरीके सपोर्ट करने लगे, एक स्पोर्टिंग स्पिरिट में सपोर्ट करना अलग बात होती है कि भाई ये बाबर आजम ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, तो वो एक अलग बात है।
लेकिन आप टीम के ही हारने को सपोर्ट करने लगो, इंडिया हार गया तो आप मजे से पटाखे जला रहे हो, तो ये तो काम गड़बड़ है। 24 अक्टूबर को जो मैच हुआ उसमें इंडिया हारा, इसके चलते बहुत सारे मुस्लिम्स को अरेस्ट किया गया, खासकर जो जेएंडके साइड के मुस्लिम्स हैं। ये क्या कर रहे थे, ये इंडिया की हार को सेलिब्रेट कर रहे थे। राजस्थान में यंग स्कूल टीचर हैं, इनको प्राइवेट स्कूल से टर्मिनेट कर दिया गया। अब अगर पढ़े लिखे लोग अपने दिल से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, ओवरऑल इस हद तक वो रेडिकलाइज्ड हैं, तो वो तो फिर पैरासाइट ही हो जाएंगे, क्या बोला जाए इसमें, ठीक है। तो जिन लोगों को भी यहाँ पे अरेस्ट किया गया है, आईपीसी सेक्शन 153 के अंदर उनके अगेंस्ट चार्जेस लगाए गए। जम्मू एंड कश्मीर के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि देश के अलग अलग हिस्से में जाके यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, वो यहाँ पे पाकिस्तान को बड़े खुले में सपोर्ट कर रहे थे, जैसे पाकिस्तान उनका बड़ा सगा है, पाकिस्तान में होते तो चीजें बड़ी अच्छी होती। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर यहाँ पे लोगों को अरेस्ट वगैरह किया गया है। सेक्शन 153A ऑफ द आईपीसी 505, सेक्शन 124 से ये सब यहाँ पे लगाए गए। अब बात यहाँ पे ये है कि क्या ये सब करना सही है। ऑथर ये बोल रहा है कि देखिए, ये करना पॉसिबल मतलब सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। तो दुनिया की कोई भी डेमोक्रेसी, और स्पेसिफिकली इंडिया की साइज की डेमोक्रेसी, जिसका इतना बड़ा साइज है, इतनी पॉपुलेशन है, इतनी डाइवर्सिटी है, यहां पे हम एक अनयील्डिंग यूनिफॉर्मिटी और कन्फर्मिटी नहीं ला सकते। मतलब कुल मिला के आप चाहो कि सब लोग एक ही व्यू प्रोसेस को और थॉट प्रोसेस को सपोर्ट करें, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, अगर लॉर्ड्स में जो टेस्ट मैच देखा है, अगर उसको देखा हो, तो उसमें आप देखोगे कि बहुत सारे इंडियंस जो कि ब्रिटेन की सिटीजनशिप लेके इंग्लैंड में रह रहे हैं, वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं जब मैच होता है। ऑस्ट्रेलिया में भी ये चीज देखने को मिली है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि कोई इंडियन अगर बाहर के देश में जाता है और वहां पे जाके सिटीजनशिप ले लेता है, और वहां पे इंडिया कोई मैच हो रहा हो, तो वो इंडिया को सपोर्ट करेगा, भले ही वो नागरिक यूके का हो या ऑस्ट्रेलिया का हो। तो कुछ ऐसा ही यहां बताया जा रहा है। अब वैसे तो ये लॉजिक सेट बैठता नहीं, जो कि इंडिया के अंदर के लोग अगर पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगते हैं, तब तो काम गड़बड़ है। इसका मतलब आपके इंडियन होने में, चूंकि आप इंडिया के हो और दूसरी जगह की सिटीजनशिप ले रहे हो, वो एक अलग बात है। और इंडिया में आप रहते हो और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो, तो पाकिस्तान से आने वाले लोगों को तो इंडिया में सिटीजनशिप मिल नहीं रही है। मतलब आप इनहेरेंटली धर्म के बेसिस पे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो। तो ये जो लॉजिक यहाँ पे दिया हुआ है ऑथर का, वो उतना नहीं समझ में आया मेरे को। लेकिन हाँ, एक चीज उन्होंने सही बोली है कि इंडिया का साइज बहुत बड़ा है, इंडिया की आबादी बहुत बड़ी है, और इतनी बड़ी आबादी के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी ला पाना सही नहीं है। तो जिन लोगों को भी यहाँ पे अरेस्ट करके उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं और जुडिशरी में उनके खिलाफ केस चलेगा, मोस्ट प्रॉब्ली जुडिशरी में केस आगे चल नहीं पाएगा, तो एक प्रकार की सोशल डिसहार्मोनी फैलेगी इस बात से। तो नेशनल इंटीग्रेशन में इस प्रकार का हेवी हैंडेड पुलिस एक्शन अवॉइड होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे ऑथर कह रहा है। मतलब जो लोग यहाँ पे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको आप सपोर्ट करने दो, उनके खिलाफ आप कोई भी एक्शन ना लो। अब देखिए, कुछ हद तक ये बात सही नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली इंडिया के अंदर रह के अगर आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्ट कि वो धर्म के नाम पे, इस्लाम के नाम पे आप पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगो, और बहुत ही मिनिस्कुल लोग हैं जो कि इस प्रकार की चीज कर रहे हैं, समझ गए? तो इतना हैवी हैंडेड पुलिस एक्शन इज नॉट डिजायरेबल, ऐसा ही इस आर्टिकल में यहाँ पे बोला जा रहा है। मतलब इनका बोलना है कि टॉक्सिक हाइपर नेशनलिज्म यहाँ पे सही नहीं है। अब ये जो थॉट प्रोसेस है, इसके साथ कुछ सारे लोग एग्री कर सकते हैं, कुछ लोग एग्री नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, इंडिया एक ऐसी कंट्री है, मैं आपको एक बात बताऊं, जो आपको आजादी देती है। भले ही आप कितना भी बोलो कि प्रेजेंट सरकार डेमोक्रेसी प्रमोट नहीं करती, ये नहीं वो करती, वो नहीं करती, आप पाकिस्तान के अंदर जाके देखो, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है इस समय पे। वहां की माइनॉरिटीज को दबा के मारा गया है। आज की डेट में माइनॉरिटीज बची ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है? इतने बुरे हालात चल रहे हैं। आप और बहुत ज्यादा क्या नाम से रीजन के नाम पे अगर बायस्ड देशों को देखोगे, देख लो अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। इंडिया में कम से कम हर धर्म के इंसान को, हर कास्ट के इंसान को आजादी है, जुडिशरी है आपको प्रमोट करने के लिए। तो डेफिनेटली इंडिया के अंदर आप किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन के हो, आपके अंदर सबसे पहले फीलिंग होनी चाहिए कि आप इंडियन हो। क्योंकि ये जो बोलने की आजादी है ना आपको, कि भाई हम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी आपको इसलिए मिली जो कि आप इंडिया के अंदर हो। अगर आप किसी और देश के अंदर होते तो शायद ये बोलने की आजादी भी आपको नहीं मिलती। इंडिया के अंदर कोई, सॉरी, पाकिस्तान के अंदर कोई इंडिया जिंदाबाद कर दे या कुछ इस टाइप की बात कर दे, उसको गोली मार देंगे वहां पे खड़े होकर। इस प्रकार का हालात है। तो अब किस हद तक ये बात सही है या गलत है, मेरे हिसाब से तो भाई देखिए गलत है।
ओवरऑल इंडिया के अंदर रह के आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो, स्पोर्टिंग सेंस में सपोर्ट करना एक अलग बात है, बट सीधे सीधे ही इंडियन टीम की हार को सेलिब्रेट करने लगना वो थोड़ा एक अलग चीज है। बट हाँ, ऑथर का लॉजिक भी यहाँ पे बिल्कुल सही है कि भाई देखिए, आप हाइपर नेशनलिज्म मत फैलाइए, आप जरूरत से ज्यादा लोगों को उठा के जेल वगैरह में बंद करोगे तो इससे एक रेस्टलेसनेस आएगी और ज्यादा रिप्रेशन बढ़ेगा, ये सब बातें ऑथर यहाँ पे बोल रहा है। हालांकि अब सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे हाइपर नेशनलिज्म कर रही हैं, सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी यहाँ पे हाइपर नेशनलिज्म कर रहा है। ये जो टीचर को सस्पेंड किया गया राजस्थान में किया गया है, आप भी यहाँ पे हाइपर नेशनलिज्म कर रहा है। आप तो ये बोल रहा है नरेंद्र मोदी की सरकार से कि तुमने इंडिया पाकिस्तान का मैच ही क्यों होने दिया। तो इस प्रकार की मतलब मैच तो होगा ही ना भाई, वो वर्ल्ड कप है, तो वर्ल्ड कप में थोड़ी ना आप इंडिया पाकिस्तान कर लोगे, वहां पे तो शेड्यूल के हिसाब से मैच होगा ही। नेक्स्ट आर्टिकल है डिसेंट इनटू केओस। म्यांमार के मिलिट्री जनता के ऊपर बहुत लंबे समय से इल्जाम लगा रहे हैं कि इन्होंने डेमोक्रेसी को दबाया है। देखिए, हमेशा से दबाया म्यांमार में, इसमें कोई शक नहीं है। और अब म्यांमार की मिलिट्री जनता बिल्कुल ही अनयील्डिंग हो रखी है, इसलिए एशियान ने यह डिसीजन लिया है कि 26 से 28 अक्टूबर को जो एनुअल समिट होगा एशियान का, वहां पे म्यांमार के मिलिट्री लीडर को इनवाइट नहीं किया जाएगा। इससे म्यांमार की जो मिलिट्री जनता के जो जनरल्स है ना, इनको रीजनल लेजिटिमेसी तो मिलने से रही, क्योंकि ये मिलिट्री जनरल्स अगर एशियान की मीटिंग में जाके पार्टिसिपेट करते तो इसका मतलब ये होता कि ये म्यांमार के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है। बट जब इनको पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया जा रहा, मतलब ये म्यांमार के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। फरवरी 2021 में ऑंग सैन सी कू की डेमोक्रेटिक सरकार को टॉपल करके आर्मी पावर में आ गई और तब से लगभग 1000 लोगों की जान जा चुकी है प्रोटेस्ट में। इनफैक्ट हो सकता है ये 1000 का फिगर बहुत छोटा हो, बहुत सारे और लोगों की जान गई हो। मिस्टर ऑंग सैन सी कुई पिछले 5 साल से 2015 से 2021 तक स्टेट काउंसिलर थी, एक क्वासी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, इलेक्शन वो जीत चुकी थी। उनके खिलाफ कूप किया गया, उनके ऊपर उल्टे सीधे इल्जाम लगाए गए। उनके ऊपर इल्जाम ये लगाया गया कि उनके पास एक वॉकी टॉकी है, इलीगली उन्होंने अपने पास वॉकी टॉकी रख रखा है, उसको पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया। हजारों की तादाद में मिलिट्री ने लोगों को जेल में बंद किया है, डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट को यहाँ पे दबाया जा रहा है। क्राइसिस बहुत ज्यादा बुरी हो रखी है। प्रेशर है जनरल मिन ऑंग हलांग के ऊपर, जो कि मिलिट्री लीडर है, मिलिट्री जनता के हेड है म्यांमार के अंदर, पर इन पे कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा। ठीक है, लोगों की हालात बहुत ज्यादा खराब है म्यांमार के अंदर, बट मिलिट्री जनता के हेड को सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है। इस सीजर ऑफ पावर के बाद इन मिलिट्री जनरल्स के लिए चीजें आसान नहीं रही हैं। ठीक है, लोग सड़कों पे उतर आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ऑर्डर रिस्टोर करने में जनरल मिन ऑंग हलांग की हालत खराब है। ठीक है, पहले तो मिस्टर ऑंग सैन सी की जो पार्टी है ना, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ये नॉन वायलेंस की बात करती थी। अब तो इस पार्टी ने भी बोल दिया है कि हमें रेवोल्यूशन की जरूरत है म्यांमार की मिलिट्री जनता के कंट्रोल से बाहर निकलने के लिए। समझ गए? तो कुल मिलाकर अब नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने भी ये बोल दिया है, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनी है जो कि आपकी म्यांमार की मिलिट्री जनता के अगेंस्ट बनी है, और इसने रेवोल्यूशन का नारा दे दिया है कि रेवोल्यूशन करो, म्यांमार को इस मिलिट्री डिक्टेटरशिप से बचाओ। तो अब म्यांमार की सड़कों में प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स और सिक्योरिटी पर्सनल्स लड़ रहे हैं, और वहीं पे जंगलों में जो म्यांमार की मिलिट्री के अगेंस्ट जो ग्रुप है, उन्होंने रेबल्स के साथ हाथ मिला के मिलिट्री ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी है ताकि वो म्यांमार की मिलिट्री जनता आर्मी को हरा सके। और यूनाइटेड नेशंस के जो स्पेशल एनवॉय हैं, उन्होंने बोला है कि भाई म्यांमार तो सिविल वॉर में घुस चुका है। जी हाँ, म्यांमार में इस समय पे सिविल वॉर चल रहा है और पूरी दुनिया को ये पता नहीं चल पा रहा, रीजन बीइंग कि म्यांमार के अंदर हो क्या रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन ही बाहर नहीं निकल पा रही है। सब कुछ अंदर बिल्कुल दबा के किया जा रहा है। कितने लोग मरे हैं, एग्जैक्ट तरीके से लोगों के हालात क्या है, ज्यादा पता नहीं चल पा रहे हैं। हालात खराब बहुत है। एक एशियन मेंबर्स की मीटिंग हुई थी अप्रैल 2021 में, वहां पे जनरल मिन ऑंग हलांग को इनवाइट किया गया था जकार्ता इंडोनेशिया में। ये गए भी थे, इनके साथ बातचीत करके चीजों को थोड़ा बातचीत से सुलटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ओवरऑल सुलट नहीं पाया, क्योंकि एशियान के मेंबर्स ने बहुत सी रिक्वेस्ट की, इनसे बोला कि रिकंसिलिएशन करिए, इनसे बोला कि भाई एशियान के जो रीजनल स्पेशल एनवॉय है और यूएन के जो स्पेशल एनवॉय है वो मिस ऑंग सैन सी की से मिलना चाहते हैं, तो म्यांमार की मिलिट्री जनता से मिलने से मना कर दिया। तो म्यांमार की मिलिट्री जनता जिस प्रकार की एक्टिविटीज यहाँ पे कर रही है, इनको किसी भी प्रकार से इंटरनेशनल लेजिटिमेसी नहीं दी जा सकती। ठीक है, जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, इनको टॉर्चर किया जा रहा है। ओवरऑल ऑंग सैन सी कुई की जो सपोर्टर्स हैं, उनके खिलाफ वायलेंस किया जा रहा है, बहुत अटैक्स हो रहे हैं। 3 मिलियन पीपल इस समय पे लाइफ सेविंग असिस्टेंस की नीड में है। कॉन्फ्लिक्ट, फूड इनसिक्योरिटी, नेचुरल डिजास्टर्स, ये सब कुछ बहुत बढ़ चुके हैं। और आर्मी जो मिलिट्री जनता है आपकी म्यांमार की, इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है।
ये नेशनली फॉर डेमोक्रेसी से किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं कर रहे हैं। हालात बहुत ज़्यादा खराब है, ठीक है ना। और अब तो एशियान की मीटिंग में भी यहाँ पे मिलिट्री जनरल्स को इन्वाइट नहीं किया गया है। तो आर्टिकल में बस यही बोला गया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को म्यांमार की मिलिट्री जनता के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए। अभी प्रेशर तो डाला ही जा रहा है, बट अब किस हद तक प्रेशर डालोगे। चाइना जैसी कंट्रीज को फर्क पड़ता नहीं, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में किसी प्रकार का वोट आप पास करा नहीं सकते। किसी कंट्री के पास इतना काम नहीं, टाइम नहीं कि वो अपनी आर्मी ले जाके म्यांमार की आर्मी से लड़े। तो हालात बहुत ज़्यादा खराब चल रहे हैं इस समय पे म्यांमार के अंदर। देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होगा। लग तो नहीं रहा है कि जल्दी ये जो आर्मी का राज है, मिलिट्री जनता का राज है, ये जाने वाला है। क्योंकि बात यह है कि हालात यहाँ पे लोगों की खराब है, ठीक है ना। वो मिलियंस ऑफ तादाद में लोगों के पास पैसा नहीं है, मेडिकल सप्लाईज नहीं है, खाने पीने की चीजें नहीं है, लेकिन मिलिट्री जनरल्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनको सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है, लोग मरे तो मरते रहे। तो ये था एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको पसंद आया हो। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। वीडियो पे लाइक और कमेंट करके जाइएगा, इससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है।